हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं बच्चों सबसे पहले व्यापार के बारे में। तो बच्चों, व्यापार का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, अर्थात खरीदना और बेचना। क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और बच्चों, ये दो स्तरों पर किया जाता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा होता है राष्ट्रीय व्यापार। चलिए इन दोनों में अंतर समझते हैं। पहला बात करते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है? व्यापार अलग अलग देशों के बीच होता है और ये मुख्यतः सीमाओं के आर पार क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है या खरीदा और बेचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई भी देश तभी करता है जब किसी वस्तु को अपने देश में स्वयं वो नहीं बना सकता या उन्हें सस्ते दामों पर अन्य देशों में वस्तु से मिल जाती है। इस कारण से क्या करता है, कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। अब बात करते हैं बच्चों राष्ट्रीय व्यापार की। तो राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि यानी जब व्यापार दो राज्यों के बीच या देश के अंदर ही व्यापार होता है, उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच होने वाले व्यापार को हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास किस प्रकार का है। तो आप सभी को पता ही है कि प्राचीन समय में स्थानीय बाजारों में व्यापार प्रतिबंधित था, यानी उस पर रोक लगा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब लंबी दूरी वाले व्यापार धीरे धीरे विकसित होने लग गए। उदाहरण के लिए आप लोगों ने सुना होगा रेशम मार्ग के बारे में, ठीक है ना, जिसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। अगर रेशम मार्ग की बात की जाए बच्चों, तो ये 6000 किलोमीटर लंबा था, ठीक है, जो रोम को चीन से जोड़ता था। यानी रेशम मार्ग क्या करता था बच्चों, रोम को चीन से जोड़ता था। व्यापारियों ने इस मार्गों से क्या किया था, चीनी रेशम, रोमन ऊन और धातुएं आदि का क्या करते थे, ये देश क्या करते थे, परिवहन किया करते थे। लेकिन क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में पहले तो व्यापार वस्तुओं का होता था, लेकिन 15वीं शताब्दी में धीरे धीरे क्या होने लग गया बच्चों, दास व्यापार का उदय होने लग गया। जिसमें जो पुर्तगाली थे, डच थे, स्पेन थे या अंग्रेज या ब्रिटिशियस थे, ये लोग क्या करते थे, अफ्रीका के मूल निवासियों को पकड़ लिया करते थे और अमेरिका में क्या करते थे, ऊंचे दामों पर इन क्या करते थे, दासों को बेच दिया करते थे। रेशम मार्ग के जरिए चीन की रेशम कहा बच्चों, रोम की ऊन, क्या हुआ बच्चों, रेशम मार्ग के द्वारा चीन की रेशम और रोम का ऊन भारत और मध्य एशिया के रास्ते क्या होने लग गया, इनका व्यापार होने लगा था। और अफ्रीका से दासों को पकड़ पकड़ कर अमेरिका में बेचा जाता था। औद्योगिक क्रांति के समय विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार होने लगा था। यानी पहले प्राथमिक उत्पादों का क्रय विक्रय होता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार होने लगा था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग में पत्तनों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बना रखी है व्यापार के लिए, ठीक है ना, क्योंकि भारत का नहीं बल्कि विश्व का अधिकांश व्यापार इन पत्तन या बंदरगाहों द्वारा ही संपादित होता है। अब बात करते हैं बच्चों व्यापार के यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे पहला होता है व्यापार का परिमाण, दूसरा होता है व्यापार संयोजन और तीसरा होता है व्यापार की दिशा। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहला बच्चों बात करते हैं व्यापार के परिणाम के बारे में। यानी व्यापार का परिमाण का अर्थ क्या होता है कि जो व्यापार की गई वस्तुएं, यानी जो बेची गई वस्तुओं का जो वास्तविक तोल है, उसे व्यापार का परिमाण कहते हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि सभी प्रकार की व्यापारिक सेवाओं को तोला नहीं जा सकता, ठीक है, इसलिए व्यापार की वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य, यानी जितना प्रॉफिट हुआ है, कुल मूल्य को क्या कहते हैं बच्चों, व्यापार का परिमाण कहते हैं। और इसी के साथ हमारा दूसरा है व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन का बच्चों अर्थ क्या होता है, यानी आयातित और निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में हुए परिवर्तन को हम व्यापार संयोजन कहते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना कि भारत केवल मसालों का ही दूसरे देशों में निर्यात करता हो, ठीक है ना, या केवल मसाले, अन्य वस्तुएं भी तो थी, जैसे चीनी का भी तो भारत निर्यात करता है, ठीक है ना।
और इसके साथ साथ जरूरी तो नहीं है कि हम केवल बहुत ही लिमिटेड चीजें ही दूसरे देशों से मंगाते हों, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, अन्य देशों से मंगाते हैं, और भारत से क्या होता है, बहुत सारी चीजें दूसरी दुनिया में जाता है या अलग अलग देशों में जाता है। तो यानी इन्हीं आयातित और निर्यातित की गई वस्तुओं और सेवाओं के परिवर्तन को हम व्यापार संयोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं बच्चों, जैसे पिछली शताब्दी में अगर शुरुआत में देखा जाए तो प्राथमिक उत्पादों का व्यापार होता था। प्राथमिक उत्पादों का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जैसे पशुपालन संबंधी जो उत्पाद होते हैं, ठीक है ना, कृषि उत्पाद हो गए, इन सब चीजों का व्यापार हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, निर्माण क्षेत्र की वस्तुओं का आधिपत्य हो गया, अर्थात जो विनिर्मित वस्तुएं होती थी, जैसे पहले गन्ना, अब गन्ने से चीनी बना, तो चीनी का क्या होने लग गया, व्यापार होने लग गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब क्या हुआ, निर्माण क्षेत्र में क्या हो गया, वस्तुओं का आधिपत्य होने लगा था। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो सेवा सेक्टर, अर्थात जो सेवा क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ रहा है, अर्थात क्या है बच्चों, तृतीयक जो क्षेत्र है उसमें लगातार क्या हो रहा है, विस्तार होता जा रहा है। अब बात करते हैं व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा का मतलब क्या है बच्चों, पहले जो विकासशील देश हुआ करते थे वो कीमती और शिल्प कला की वस्तुओं को क्या करते थे बच्चों, निर्यात करते थे, यानी दूसरे देशों में बेचा करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो ये यूरोपीय देशों ने क्या किया, विनिर्माण की जो वस्तुएं होती थी या विनिर्मित वस्तुएं होती थी, उनको अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ व कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया था। अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में भारत ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन करना शुरू कर दिया है, और आज चीन तेजी से व्यापार करने वाला सबसे पहला देश हो चुका है। यानी अन्य सभी चीजों का व्यापार कौन करता है, चीन करता है, ठीक है ना। ज्यादातर चीजों का तो निर्माण करता ही है चीन, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं व्यापार संतुलन की। तो बच्चों व्यापार संतुलन क्या अर्थ क्या होता है बच्चों, यानी एक देश दूसरे देश को कुछ वस्तुएं और सेवाएं भेजता है, ठीक है बच्चों, या कुछ वस्तुओं या सेवाओं को अपने देश में मंगाता है, तो इन आयात और निर्यात की गई वस्तुओं के अंतर को क्या कहते हैं बच्चों, हम व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके साथ साथ व्यापार संतुलन की आगे, ये तो अभी डेफिनेशन की बात हो गई। अगर व्यापार संतुलन की बात की जाए तो व्यापार संतुलन बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऋणात्मक संतुलन और दूसरा होता है धनात्मक संतुलन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला बात करते हैं व्यापार संतुलन के प्रकार, यानी ऋणात्मक संतुलन की बात करते हैं। तो बच्चों ऋणात्मक संतुलन का अर्थ क्या होता है, ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है ना। यानी जब क्या होता है, आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। आयात का मूल्य क्या होता है बच्चों, यानी हम दूसरे देशों से सामान को बहुत महंगे दामों पे मंगा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, बहुत सस्ते दामों पर दूसरे देशों को सामान बेच रहे हैं। यानी आयात का मूल्य क्या है बच्चों, ज्यादा है, और निर्यात का मूल्य क्या है, कम है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऋणात्मक संतुलन कहते हैं। दूसरा होता है धनात्मक संतुलन। धनात्मक संतुलन का मतलब क्या होता है बच्चों, यदि निर्यात का मूल्य, यानी हम जो हैं ये निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक हो। कहने का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, महंगे वस्तुओं को महंगे दामों पे बेच रहे हैं दूसरे देशों में, और दूसरे देशों से जो भी हम सेवाएं और वस्तुएं मंगा रहे हैं वो हम सस्ते दामों पे मंगा रहे हैं, तो उसे हम धनात्मक संतुलन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार की। अगर बात की जाए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है द्विपार्श्विक व्यापार और एक होता है बहुपार्श्विक व्यापार, ठीक है ना बच्चों। द्विपार्श्विक व्यापार का अर्थ क्या होता है, जब दो देश द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाले व्यापार को द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। जब दो देश क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, उसे हम द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। और जब बहुत से व्यापारिक देश क्या करते हैं बच्चों, एक साथ मिलकर मतलब व्यापार करते हैं, उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। तो ये बच्चों प्रकार होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। अब बात करते हैं बच्चों मुक्त व्यापार, किसके बच्चों बारे में, अब बात करते हैं मुक्त व्यापार के बारे में। तो क्या होता है बच्चों मुक्त व्यापार का मतलब, जब दो देशों के मध्य क्या होता है, व्यापारिक बाधाएं हट जाती हैं। यानी जो व्यापारिक बाधाओं का मतलब क्या होता है, व्यापार संबंधी जब प्रतिबंध दो देशों के मध्य हट जाते हैं तो उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए जो सीमा शुल्क होता है, ये जो टैक्स होता है एक देश से दूसरे देशों के बीच, अगर तो सीमा शुल्क जिसे होता है,
ठीक है, अगर उसे मुक्त कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहें हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं। अब मुक्त व्यापार के बच्चों गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। चलो पहले बात करते हैं मुक्त व्यापार के गुण के बारे में। यानी अगर मुक्त व्यापार होगा, अगर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, तो घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलेगी। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घरेलू स्तर पर जो बनने वाली वस्तुएं और सेवाएं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कंपटीशन कर पाएंगी। और उत्पादन की गुणवत्ता में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी प्रतिस्पर्धा होती है तो हर देश या हर घरेलू उत्पाद क्या चाहेगा कि हम क्या करें, अपने उत्पादन को और बेहतर करें। ठीक है बच्चों, और इससे क्या होगा बच्चों, व्यापार में वृद्धि हो जाती है। तो मुक्त व्यापार एक तरीके से सही भी है। अब बच्चों मुक्त व्यापार के दोष क्या होते हैं, इससे विकासशील देशों में समुचित विकास नहीं हो पाता। यानी जो विकासशील तथा अल्पविकसित जो देश है, इनके पास इतनी ज्यादा प्रौद्योगिकी इतनी या टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं होती है कि ये इन चीजों को बनाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचकर, ठीक है, व्यापार कर सके, और ना ये लोग रिस्क ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो आपने सुना होगा विश्व व्यापार संगठन के बारे में। अगर बात की जाए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ना बच्चों, वो 1995 में की गई थी, लेकिन इससे पहले गेट के नाम से जाना जाता था। यानी विश्व व्यापार संगठन का जो पहले नाम क्या था बच्चों, गेट, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के रूप में। ठीक है, इसे 1948 में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, लेकिन 1995 में गेट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था बच्चों, विश्व व्यापार संगठन के रूप में रखा गया था। अब बात करते हैं बच्चों, आखिर विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य या कार्य क्या है। तो बच्चों याद रखना, विश्व व्यापार संगठन एकमात्र एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार संबंधी क्या करता है, विवादों का निपटारा करता है। और ये संगठन क्या करता है, दूर संचार और बैंकिंग जैसी जो सुविधाएं होती हैं वो क्या करता है बच्चों, देशों को उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, व्यापार संबंधी नियम बनाता है, व्यापार संबंधी विवादों का समाधान भी करता है। कौन, विश्व व्यापार संगठन। तो ये होते हैं बच्चों विश्व व्यापार संगठन के कार्य। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की आलोचना या कमियां के बारे में। तो आप सभी को पता है कि WTO ने मुक्त व्यापार या एवं भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। यानी भूमंडलीकरण का मतलब क्या है बच्चों, WTO ने क्या किया है, मुक्त व्यापार और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण धनी और धनी क्या हुआ है, यानी धनी और धनी देश हो गए हैं और गरीब हो रहे हैं। ठीक है ना, विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकासशील देशों के उत्पादों के लिए नहीं खोला है। जो विकसित देश है, विकसित देश तो आप मना कर देते हैं कि भैया हमारे विकासशील देश हमारे बाजारों में आके कोई वस्तुओं को नहीं बेचेंगे। और इस संगठन में केवल प्रभावशाली संगठनों का, यानी प्रभावशाली देशों का ही प्रभुत्व दिखाई देता है विश्व व्यापार संगठन में। ठीक है ना, उदाहरण ज्यादातर इसमें पश्चिमी देश शामिल है, पश्चिमी देशों का वर्चस्व ज्यादातर दिखाई देता है विश्व व्यापार संगठन में। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में क्यों कहा जाता है। पत्तन का मतलब होता है बच्चों बंदरगाह। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब भाई कहा क्यों जाता है, क्योंकि देखो आप सभी को पता है समुद्री मार्ग पर बहुत सारे विश्राम केंद्र के, यानी जो समुद्री मार्ग पर क्या होता है, विश्राम केंद्र के रूप में विकसित किए गए हैं। ठीक है ना, यानी क्या होता है, यहाँ जहाजों को रुकने, ठीक है ना, ठहरने के लिए आश्रय प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जहाजों को वस्तुओं को लादने, उतारने एवं वस्तुओं के भंडारण की सुविधा भी क्या करते हैं बच्चों, ये बंदरगाह या पत्तन उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ ये जो पत्तन होते हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होते हैं और छोटी नौकाओं की सुविधा भी प्रदान करते हैं, यानी छोटी छोटी नाव भी यहाँ होती है। श्रम एवं प्रबंधकीय सुविधाएं भी क्या करते हैं बच्चों, ये बंदरगाह या पत्तन उपलब्ध कराते हैं। श्रम का मतलब क्या हो गया कि यानी सामानों को उतारने और लादने के लिए यहाँ लोग उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ काफी प्रबंधकीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जहाजों के रखरखाव के लिए उचित व्यवस्था की जाती है पत्तन या बंदरगाहों की। ठीक है, आप सभी को पता है भारत में भी बहुत सारे पत्तन हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें कांदला पत्तन, मरमा गांव, कोच्चि,
विशाखापट्टनम, पारादीप, इन सभी को हम मानचित्र में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में याद रखिएगा बच्चों, मानचित्र का सवाल आना कंफर्म है, यानी फिक्स है, वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, मार्गपत्तन और आंत्रोपोपत्तन में अंतर क्या होता है। अब बच्चों मार्गपत्तन की अगर बात की जाए तो समुद्री मार्ग पर विश्राम केंद्र के रूप में ये विकसित होते हैं। ये जो समुद्री मार्ग होता है वहां विश्राम केंद्र के रूप में विकसित होते हैं, और यहाँ पर जहाजों को ईंधन, जल और भोजन के लिए लंगर डालते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें, सबसे प्रसिद्ध मार्ग पत्तन का उदाहरण सबसे अच्छा कौन सा है बच्चों, सिंगापुर पत्तन, ठीक है ना। और एक होता है बच्चों आंत्रोपोपत्तन। आंत्रोपोपत्तन का मतलब क्या होता है, इन पत्थरों पर विभिन्न देशों से जो निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है, यानी बेचने के लिए यहाँ वस्तुएं लाई जाती हैं, एकत्रित की जाती हैं और अन्य देशों को यहाँ से भेज दी जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूरोप का रोटरडम और कोपेनहेगन जो आंत्रोपोपत्तन है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हमने सभी पत्तनों के बारे में और सभी के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।